हेलो बच्चों। तो डिटरमिनेंट का ये शायद लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखो आगे अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, है ना। मतलब डिफ्रेंशिएशन हम लोग कुछ बेसिक डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हैं, आइडिया है ही। जैसे साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। नहीं तो बस ठीक है, उतना से जस्ट हम लोग कर लेंगे क्या कि कोई डिटरमिनेंट रहेगा वो x के फॉर्म में रहेगा, x के फंक्शन में रहेगा, x में रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग बिना उसको एक्सपैंड किए हुए भी डिटरमिनेंट के फॉर्म में ही डिराइवेटिव मीन्स डिफ्रेंशिएट हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ रेयरली ही इस चैप्टर में यूज़ होगा, बट जानना है तो हम लोग देखेंगे। देखो क्या है रूल, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इफ़ डेल्टा एक्स लिखने का मतलब बस यही हुआ कि डेल्टा जो है एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये f1x जैसे ये जो ये सब होता है ना, हम लोग लिखते हैं ऐसे fx, है ना। मतलब क्या हुआ कि ये जो भी है एक्सप्रेशन वो x में है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ लिखना है तो इसलिए इसको f1x कहें। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग f1x को f1 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा f1 g1 h1 f2 g2 h2 f3 g3 h3 सारा x में है। ठीक है ना, सारा x के फंक्शन में है, एक्चुअली x के एक्सप्रेशन में है। क्लियर। ठीक है, तो ये मेरा एक x में क्या हो गया, एक्सप्रेशन एक्सपेंड करेंगे तो उसका कुछ न कुछ डिराइवेटिव डिफ्रेंशिएशन मिलेगा ना। ठीक है, वही निकालना है। तो देखो डैश से भी हम लोग डिनोट करते हैं डिराइवेटिव को। ठीक है, तो डेल एक्स है तो उसका डिराइवेटिव डेल्टा डैश एक्स, यानी या ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। देखो ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये डिराइवेटिव का मतलब डी बाई डी एक्स है ना, तो डैश ही हम लोग लिखेंगे क्योंकि काफ़ी लिखना होता है। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू, देखो डिफ्रेंशिएशन का रूल होता है हम लोग रो वाइज या कॉलम वाइज डिफ्रेंशिएट करते जाएं, है ना। जैसे देखो इस फर्स्ट रो को हम डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो f1 का डिफ्रेंशिएशन f1 डैश होगा, है ना। g1 का g1 डैश और h1 का h1 डैश। ठीक है, और बाकी दोनों रो को ज्यों का त्यों उतार दिए। ठीक है, प्लस फिर सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, f2 डैश g2 डैश h2 डैश, और फर्स्ट और थर्ड रो को ज्यों का त्यों रहने दिया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही प्लस के बाद एक और डिटरमिनेंट आएगा, थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट किए f3 डैश g3 डैश h3 डैश, बाकी दोनों को रहने दिया गया। ठीक है ना। तो ये मेरा होता है डिफ्रेंशिएशन का तरीका। ठीक है, ये सब क्या है, वेयर एफ आई जी आई एच आई 1 2 3 आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन, है ना, ऑफ एक्स में है। ठीक है, नोट में क्या है, वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट, है ना, कॉलम वाइज। ठीक है ना, कॉलम वाइज हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ये रो वाइज हम लोग किए ना, ठीक है, कॉलम वाइज भी कर सकते थे कि फर्स्ट कॉलम को डिफ्रेंशिएट करते, इन दोनों को रहने देते, प्लस, है ना, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते, इन दोनों को रहने देते, प्लस, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते, इन दोनों को रहने देते। नहीं, इस तरह से भी होता है। ठीक है, तो देखो इसका, है ना, यूज़ कुछ हम लोग देखें एक दो, है ना, क्वेश्चन की क्या हो सकता है प्रॉब्लम इस पर। देखो एक क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस 2x एक्स प्लस 1, ये पता लग रहा है। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखो क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स टू द पावर 4। ठीक है, बी एन आइडेंटिटी। समझो अभी हम लोग कुछ टाइम पहले ही किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आइडेंटिटी, है ना, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी फार्मूला है ना, यानी x के सारे वैल्यूज़ के लिए LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में, है ना, इस रिलेशन में, इस इक्वलिटी में कुछ भी x का वैल्यू हम दोनों तरफ पुट
करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, है ना। आइडेंटिटी का यही मतलब हुआ, कोई भी वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। वेयर A B C D E आर कॉन्स्टेंट्स देन फाइंड A एंड B, ठीक है। A एंड B, ये वाला A एंड B निकालना है, ठीक है। तो A तो ठीक है निकल जाएगा, जस्ट पुट x इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो यहाँ से पूरा ये खत्म, BCD सब ये खत्म हो गया, ठीक है ना। और ये मेरा A बच्चा, और यहाँ x का वैल्यू 0 रख देंगे तो 0, यहाँ 1, यहाँ 0, है ना। ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगा वैल्यू हो जाएगा A का। क्लियर। अब वैसे ही देखो B निकालना है, मेनली यहाँ पर इसी पर, है ना, फोकस करना है। इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। इस डिटर्मिनेंट को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 डिटर्मिनेंट का सम में आएगा, है ना। और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा सिर्फ b आ जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, ये b आ जाएगा, ठीक है। बात को समझो, देखो जैसे ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा b प्लस यहाँ आ जाएगा 2cx, है ना, 2cx प्लस 3dx स्क्वायर, मीन्स यहाँ हम लोग के पास x ही रहेगा सब में, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन के बाद इतना, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन ऐसे आ गया और यहाँ 3 गो रहेगा डिटर्मिनेंट, 3 डिटर्मिनेंट, ठीक है, ऐसे। और अब हम क्या करें, अब हम लोग पुट कर देंगे x इक्वल टू 0 वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, इतना दूर से पूरा खत्म और बचा सिर्फ b, और यहाँ भी सब जगह 0 जहाँ जहाँ x है, ठीक है। इन तीनों को कैलकुलेट कर लो, वो मेरा b हो जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो इसलिए देखो हम लोग लिखे हैं डायरेक्ट, देखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x एंड पुट x इक्वल टू 0, ठीक है, वी गेट क्या आ जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड में तो b आ जाएगा, ये b हो गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में इधर देखो 3 ठो डिटर्मिनेंट ये आएगा, है ना। लास्ट में 1, है ना, 0 पुट करने के बाद डायरेक्ट लिखा गया है। जैसे देखो कोशिश किया जा सकता है समझने का, जैसे एक आध देखा जाए, देखो इसका डिराइवेटिव हम कर रहे हैं फर्स्ट रो वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ये -2, ये 4, ठीक है। और इसमें 0 रखें तो ये -3 आ गया, ये -2 रह गया और ये 4 रह गया, ठीक है। लेकिन ये तो जो का त्यों सेकेंड रो और थर्ड रो है, तो इसमें जो का त्यों अभी ही 0 पुट कर दें तो देखो क्या आएगा, 1 1 -1, देखो है, देखो 1 1 1 -1, है ना। वैसे ही इसमें देखो क्या आएगा, 0 1 -1, 0 1 -1 प्लस, क्लियर हुआ। वैसे ही सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे और 0 पुट कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। वैसे ही थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इन दोनों को वैसे ही रहने देंगे और 0 पुट कर देंगे, वो आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अब इन सबों को कैलकुलेट कर लो, ये b आ जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से करना, ठीक है, ऐसा ना हो मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो ये यहाँ भी हो सकता है मिस्टेक हो, ठीक है, इसलिए खुद करोगे, क्लियर, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को करना है काम कुछ एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। जो हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप्स के, है ना, डिटर्मिनेंट्स को प्रूफ किए, है ना, दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेशन लाए, ठीक है ना। तो वो सब हो गया। अब इसका थोड़ा सा एक एप्लीकेशन करना है ना। यहीं पर मेरा ये समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है, वो है मेरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, समझे, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो लिखा हुआ है, हेडिंग बनाना, सिस्टम ऑफ लीनियर, यहाँ लीनियर छूटा हुआ है ना, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है।
तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम लोग आएंगे, जैसे ये देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इन 3 वेरिएबल्स, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये एक इक्वेशन हुआ, ठीक है, 3 वेरिएबल्स में लीनियर हुआ है ना, ये 3 वेरिएबल्स में दूसरा इक्वेशन और ये तीसरा इक्वेशन, ठीक है। तो ये 3 वेरिएबल का जो ये मेरा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 वेरिएबल पर आएंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल वाला हम लोग को एक्चुअली 10th में करना भी था, ठीक है ना। जैसे देखो ये मेरा है, समझो यहाँ देखो, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, है ना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, पहली बात कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताने का ज़रूरत नहीं है। 2 वेरिएबल 2, है ना, अननोन वेरिएबल्स हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक को एलिमिनेट करके, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड और भी कुछ होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो तो हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। अब पॉइंट है कि वैसा एक्स वाई जो इसको सेटिस्फाई करे, है ना, वो सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। एक्चुअली देखो ये मेरा जो भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ये तो एक्स वाई प्लेन में एक लाइन है, ये भी लाइन है, नहीं तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही हुआ, ये वाला सिचुएशन, है ना। मीन्स यहाँ से हम लोग को जाना है सॉल्यूशन के नेचर पर, ठीक है ना। तो ये देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2, है ना, नॉट इक्वल टू b1/b2, y के कोफिशिएंट का रेशियो, है ना, तब क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिचुएशन ऐसा बनता है ना, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यानी दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, है ना, एक पॉइंट पर। इसमें क्या है कि को a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इनका कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल है बट इसके बराबर नहीं है, c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन। मतलब इस तरह का एग्जांपल हम समझे कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 है और 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 है। देखो 1/2 इक्वल है लेकिन वो 1/3 के बराबर नहीं है ना। तो वैसा एक्स वाई खोजना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये कर रहा है x प्लस वाई 1 होगा और ये कर रहा है, जब भी ये रेशियो इक्वल होगा ना तो कॉमन करके हम x प्लस वाई देखो 3/2 लिख पाएंगे। तो x प्लस वाई 1 होना चाहिए और x प्लस वाई 3/2 भी होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ठीक है। सो देयर इज नो सॉल्यूशन, ठीक है ना। यानी इस केस में मेरा क्या रहा होगा, इस केस में दोनों लाइंस पैरेलल रहे होंगे, ठीक है, पैरेलल, ये कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट, सो नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, थर्ड में है तीनों ये रेशियो इक्वल हो, देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन लाइक दिस, x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए ये दो इक्वेशन ही नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है ना। देखो ना, इसमें 2 से डिवाइड कर दे तो यही तो आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, ये दोनों जो है ये कोइंसाइड कर गया, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है। सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट तो क्लियर है नहीं, जिसमें हम लोग ये भी कहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है ना और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो भी है, सॉल्यूशन हो रहा है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट, ठीक है, कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है, कंसिस्टेंट है ना। और नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। जिसमें देखोगे आगे एक क्वेश्चन भी आएगा फर्दर कि ये जो दो लाइंस हैं, ठीक है, दो वेरिएबल में दो इक्वेशंस जो है, नहीं एक और इक्वेशंस आ जाए, जैसे a3x यहीं पर लिख दें, b3y इज इक्वल टू c3, ठीक है। देखो तीन वेरिएबल्स, सॉरी
तीन इक्वेशन, वेरिएबल दो ही हैं, ठीक है। एक और बढ़ गया, ए 3x प्लस b3y इज इक्वल टू c3, है ना। वेरिएबल दो ही हैं, इक्वेशन तीन है, ठीक है ना। तो ऐसा कहें कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, कंसिस्टेंट हो, उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है। कंसिस्टेंट हो मीन्स वैसा एक्स वाई का वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना कि ये जो दो, कोई भी दो को सॉल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है उसी से तीसरा भी पास करे, मीन्स दे आर कॉन्करेंट एक्चुअली, ठीक है। दे मीट एट कॉमन पॉइंट, है ना, दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। और इसके लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, मालूम है क्या होता है। डिटरमिनेंट ये जो होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। और आता कैसे, सिंपल, किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके, है ना, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लो और थर्ड में सेटिस्फाई करवा दो, सिंपल, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और उसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे हम लोग लिख पाते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये हम लोग इतना करने के बाद आएंगे अब 3 वेरिएबल्स पर, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स करेंगे, लेंगे, ठीक है। लोग आएंगे 3 वेरिएबल्स पर एक्चुअली, ठीक है। तो मेनली रूप से हम लोग को 3 वेरिएबल्स वाला पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो हेडिंग बनाया जाए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसा। तो लेट, क्या लिखा है, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी, ये ले लिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस by प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ठीक है। देन देखो, समझो, यहाँ से एक रूल दिया गया है कि हम लोग के पास, समझो कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 3 वेरिएबल्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि एक्स वाई जेड वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड तो पहले जानते हैं, 10th में भी हम लोग कर चुके हैं, नहीं कि दो इक्वेशन लेना है, वहाँ से मान लो जेड को एलिमिनेट करो, एक्स वाई में इक्वेशन मिला, फिर इन दोनों से जेड को एलिमिनेट करो, एक्स वाई में मिला, है ना, फिर से उन दोनों से वाई को एलिमिनेट करो, एक्स मिले, ये मेरा एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है। यहाँ एक हम लोग का न्यू मेथड जानना है, दैट इज क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो वो देखो क्या होता है क्रैमर्स रूल, ठीक है। देखो क्रैमर्स रूल होता है मेरा कि डायरेक्ट फार्मूला होता है, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है, कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, तो एक्स होगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई का वैल्यू डेल्टा 2 बाई डेल्टा एंड जेड का वैल्यू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। याद रखने का तरीका, एक्स फर्स्ट पोजीशन पर तो फर्स्ट सफिक्स डेल्टा 1, वाई सेकंड पर तो डेल्टा 2, जेड थर्ड पोजीशन पर, है ना, एक्स वाई जेड थर्ड पोजीशन पर है ना, तो डेल्टा 3, और सब में डेल्टा से डिवाइड रहेगा नीचे में, है ना। अब सवाल है ये डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है, तो इन सबों को हम लोग डिफाइन करेंगे एक्चुअली, ठीक है ना। देखो इस तरह से, वेयर डेल्टा क्या है, तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट से, है ना, कोफिशिएंट को कॉलम मानते हुए जो डिटरमिनेंट बनाएंगे। देखो एक्स का कोफिशिएंट a1 a2 a3, a1 a2 a3, b1 b2 b3, b1 b2 b3 और यहाँ c1 c2 c3, दिस इज डेल्टा, है ना। तो एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट, है ना, से जो कॉलम बनाते हुए हम लोग डिटरमिनेंट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा। इसलिए इसको हम लोग कोफिशिएंट डिटरमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब डेल्टा 1 क्या होता है ना, तो डेल्टा 1 देखो 1 फर्स्ट पोजीशन पर क्या आता है, x, यानी x के कोफिशिएंट, है ना, x का कोफिशिएंट यानी a1 a2 a3 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से, d1 d2 d3 से, बाकी वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा डेल्टा 1।
वैसे ही डेल्टा टू में क्या होगा, डेल्टा टू यानी वाई वाला पोजीशन, वाई का कोफिशिएंट क्या होता है b1 b2 b3, इसको हम रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 से। बाकी देखो पहला और तीसरा वैसे ही रहेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो सोचो डेल्टा 3 क्या होगा, डेल्टा 3 तो 3 यानी z का कोफिशिएंट में c1 c2 c3, इसके जगह क्या लिखेंगे d1 d2 d3 को। बाकी यहाँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 वही रहेगा। ठीक है, ये मेरा डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 यदि है तो x y z का वैल्यू हम इससे दे सकते हैं। बात समझे? ठीक है ना? ये मेरा होता है क्या, एक्स वाई जेड का वैल्यू, है ना? ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, देखो, द एबव रूल टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स, है ना, CRAMER, है ना, ये पोस्ट फिश कॉमा, है ना, S ये रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल, है ना, क्रैमर कोई मैथमेटिशियन था। ठीक है, क्रैमर्स रूल, है ना। इसको थोड़ा सा 2 लाइन में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, कि x का वैल्यू इसी से क्यों देंगे, है ना। ठीक है, वो वाला पॉइंट। तो यहाँ देखो डेल्टा 1 मेरे पास क्या है, उसको लिखा जाए डेल्टा 1 को। ठीक है, तो डेल्टा 1 है मेरा d1 d2 d3, है ना। तो d1 d2 d3 को क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो ये लिखेंगे d1 को, ये d2 और ये d3, है ना। तो d1 मेरा हो जाएगा, d1 हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z, है ना। d2 हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, है ना। और d3 हो गया a3x प्लस b3y प्लस c3z, है ना। और बाकी ये देखो क्या उतर आएगा। ठीक है, ये देखो क्या लिखें, ये d1 d2 d3 ये लिख दिए। ठीक है, और ये उतर जाएगा b1 b2 b3 c1 c2 c3। कोई दिक्कत? ठीक है, नो। अब समझो इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। देखो अब इस कॉलम में हम फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं कि सारा एलिमेंट 3 का सम के रूप में है, यानी 3 डिटर्मिनेंट का सम में इसको लिख सकते हैं। जैसे पहला हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, इसको एक कॉलम सोचो। ठीक है, और इन दोनों को लिया जाए। ठीक है, तो इसको जब लेंगे तो उससे x मेरा निकल जाएगा, x तो कॉमन ही है तो x बाहर करके ही लिखते हैं। ये मेरा a1 a2 a3 रहा, a1 a2 a3, और ये उतर आया b1 b2 b3। ठीक है, c1 c2 c3। ठीक है, प्लस ये प्लस है प्लस, फिर इसको हम लोग लेंगे अगली बार एज ए कॉलम। ठीक है, तो यहाँ y कॉमन रहेगा। ठीक है, b1 b2 b3 b1 b2 b3। ठीक है, और ये दोनों आ जाएगा यहाँ b1 b2 b3। ठीक है, c1 c2 c3। क्लियर? प्लस वैसे ही यहाँ भी z इंटू ये लिखाएगा। इसमें देख रहे हो ये 2 कॉलम आइडेंटिकल, तो इसलिए ये 0, वैसे ही इसको भी चेक कर सकते हो, ये भी 0, है ना। और आ गया क्या, ये मेरा डेल्टा 1 था, है ना, x इंटू दिस इज नथिंग बट डेल्टा, ये ना डेल्टा था, तो इसलिए मेरा x क्या आ गया, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। बात समझे? ठीक है, ये हो गया डेल्टा 1 बाई डेल्टा। वैसे ही y क्या आ जाएगा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, है ना। एंड z को भी देख सकते हो, डेल्टा 3 बाई डेल्टा। क्लियर? ठीक है, इस तरह से x y z ये होता है। बात समझे?
ठीक है, ये प्रूफ एक तरह से कर सकते हो, ठीक है, नोट चाहो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन हम x का निकालें, एक किसी का देख लेना x या y का करके, ठीक है, खुद से, क्लियर। अच्छा, तो ये हो गया कि x y z है ना, वेरिएबल्स का वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग आएंगे नेचर पर, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये कोई टफ काम है नहीं, ठीक है, इस पर हम बेस्ट एग्जांपल भी नहीं लेंगे कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, ठीक है, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, जस्ट फार्मूला बेस्ट है, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब लिखो और कहो देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, है ना, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। ये बोर्ड वगैरह में आता है, ठीक है, 12th बोर्ड में आएगा, क्रैमर्स रूल के थ्रू बिल्कुल मेंशन किया रहेगा कि क्रैमर्स रूल के थ्रू ही, है ना, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालो, है ना, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और किसी दूसरे तरीके से निकालोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहा जाए इस बेसिस पर ही हम लोग सॉल्यूशन के नेचर को डिस्कस करेंगे एक्चुअली, ठीक है। देखो, तो पहले ये हम लोग समझ लें, देखो हेडिंग बन जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट में देखो क्या कर रहा है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, है ना। देखो क्या था हम लोग के पास, हम लोग के पास था ये एक्स वाई जेड, मान लो डेल्टा 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, तब तो एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू तो होगा, है ना। तो यही कहते हैं कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन होने के लिए, ठीक है। तो यानी इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, डेल्टा 0 नहीं है तब, ठीक है। देखो, इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज, यदि सॉल्यूशन है चूंकि तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। देखो डेल्टा 0 नहीं है ना, ठीक है, डेल्टा 0 नहीं है, ठीक है, यानी एक्स वाई जेड का फाइनाइट वैल्यू होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। सेकेंड, इफ डेल्टा 0, समझो यदि डेल्टा डिनोमिनेटर वाला ही 0 हो जाए, ठीक है ना, लेकिन इन तीनों में से कोई एक नॉन जीरो हो जाए, जैसे मान लो डेल्टा 2 ही 3 हो गया, ठीक है ना, और नीचे में ये 0, ये कितना होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, यानी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इफ डेल्टा 0 एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, है ना, इज नॉन जीरो, ध्यान दो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 में से कोई एटलीस्ट एक, है ना, नॉन जीरो हो गया, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स वाई जेड का वैल्यू ही नहीं निकाल पाओगे, दैट इज इनकंसिस्टेंट, क्लियर। और यदि सब टोटल 0 हो गया, मतलब डेल्टा 1, ठीक है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 एंड डेल्टा ऑल्सो सब 0 ऑल टोटल, तो ये मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, है ना। जैसे ये देखो, ये मेरा लिखा हुआ है ना, देखो, if all of delta 1 delta 2 delta 3 and delta are 0 then the system has infinite solution, है ना, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, दैट इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन तो होगा ना कंसिस्टेंट। जैसे यहाँ हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे समझेंगे, है ना, सॉल्यूशन के नेचर को, तो बेसिकली यहाँ देखो, ये जो मेरा एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स में है ना, ठीक है, ये इक्वेशन, ये मेरा स्पेस में एक प्लेन का इक्वेशन होता है एक्चुअली, ठीक है, जो 12th में ही लास्ट में हम लोग करेंगे 3D ज्योमेट्री में, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में,
ठीक है ना। इसलिए ज्योमेट्रिकली तो अभी डिस्कस करने का मतलब ही नहीं बनता है ना। वैसे ठीक है, हम बोल दिए कि ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, यदि मान लिए तो सोचना शुरू कर दो, है ना, कि नो सॉल्यूशन मीन्स कैसा सिचुएशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन मीन्स कैसा प्लेन का सिचुएशन होगा, है ना। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्लेन के टाइम में प्लेन में वो हम डिस्कस कर देंगे, है ना, जब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन चैप्टर करेंगे ना, ठीक है, उसमें। ठीक है, अब सवाल ये है कि यहाँ हम लोग जो किए हैं डेल्टा जब 0 है, ठीक है ना, तो डेल्टा 0 है और इन तीनों में कोई नॉन जीरो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है कि नो सॉल्यूशन होगा इस टाइप में, और डेल्टा नॉन जीरो है, ठीक है, यानी जीरो के अलावे जीरो नहीं है, यानी एक्स वाई जेड कोई फाइनाइट वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रह जाता है बात कि चारों यदि जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, ये चीज़ थोड़ा सा नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि देखो ये मेरा है डेल्टा 0, ठीक है, यही है ना सारा, देखो सब जीरो है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन कह रहे हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि जैसे ये जो 3 प्लेन है ना, ठीक है ना, तो ये तीनों प्लेन एक के ऊपर एक आ जाए, ठीक है, एक के ऊपर एक आ जाए तो हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। या सोचो 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेगा ना, वो एक लाइन होगा, ठीक है। अब उसी लाइन से यदि तीसरा भी प्लेन यदि पास किया तो लाइन पर तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वही सारा सॉल्यूशन हो जाता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो इसी सिचुएशन में देखो कि मेरा ये जो भी डेल्टा बनेगा, है ना, सब डेल्टा का वैल्यू 0 होगा। इसमें हम ऐसा करते हैं कि ज्योमेट्रिकली अभी हम लोग ना जा करके, ठीक है, यदि इस वाले पॉइंट में यदि दिक्कत हो रहा है, लग रहा है ना, तो हम लोग वैसे मैथमेटिकली भी जा सकते हैं, ठीक है ना, कि चारों जब 0 होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो क्यों, तो ये मैथमेटिकली कैसे हम लोग सोचेंगे ये हम टास्क रहने दिए, ठीक है ना। बाकी ज्योमेट्रिकली तो रियलाइज हो जाएगा, ठीक है ना, वो हम लोग प्लेन के टाइम में करेंगे, ठीक है। और ओवरऑल अभी हम ये कहना चाहेंगे कि ये पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या था, डेल्टा नॉन जीरो है, ठीक है, जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। डेल्टा 0 है और डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से एटलीस्ट कोई एक नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन होगा। तीसरा, चारों सब टोटल डेल्टा 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसको एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। समझ में आया है तो भी, नहीं समझ में आया है कि क्यों होता है तो भी, ठीक है, मतलब याद होना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉब्लम्स तो बनता रहेगा ना, कहीं भी उसका ये नहीं होगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स बनता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखो, है ना। अब देखो आगे एक है क्या, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सिस्टम बोलते हैं, जैसे ये 3 इक्वेशन है ना, तो ये एक सिस्टम, एक साथ जब बोलते हैं ना तो ये वर्ड यूज करते हैं सिस्टम, ठीक है। सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस मतलब कि कांस्टेंट वाला टर्म 0, ठीक है। वैसे इन जनरल हम लोग होमोजीनियस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो सब हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट से अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो अभी यही समझो सिर्फ कि D1 D2 D3 जो 0 हो गया ना, ये मेरा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हुआ इन 3 वेरिएबल्स x y z, ठीक है। इसमें एक खास बात यह है कि यानी D1 D2 D3 पहले से 0 है, इसका मतलब कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3
ऑलरेडी पहले से जीरो रहेगा। क्यों? d1 d2 d3 जीरो है। जैसे देखो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 सब में तो एज ए कॉलम की तरह आता है d1 d2 d3 d1 d2 d3, डेल्टा 3 में भी d1 d2 d3 और ये जीरो है नहीं, तो ये तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो पहले से जीरो रहेगा। क्यों? समझना है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो हो गया है ना, पहली बात। दूसरी बात कि ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसमें 0 0 0 एक ऑलरेडी सॉल्यूशन होता ही रहेगा। जैसे x y z 0 0 पुट करो, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? यस, तो वो मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। देखो क्लियरली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑलवेज पजेजेस मीन्स रखता है वन सॉल्यूशन। कौन वाला? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। बात समझे? ठीक है, विच इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तो हमेशा होगा, ये जब होमोजीनियस रहा मतलब कांस्टेंट वाला टर्म जीरो रहा, नहीं तो x y z का वैल्यू 0 0 0 ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही, ऑलवेज। ठीक है, तो वो मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, हाँ, उसके अलावे यदि और कोई भी सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। ध्यान देना बात को, इसी पॉइंट पर हम लोग को आना है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना। देखो, एंड एनी अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। पॉइंट को समझो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 ऑलरेडी जीरो है, ठीक है। अब मुझे चाहिए सपोज ट्रिवियल सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन के अलावे और कोई सॉल्यूशन, है ना। जैसे ये मेरा मान लो एक 0 0 1, ये भी मेरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हुआ। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, बट z मेरा 1 है ना। जब तीनों जीरो होगा तभी ट्रिवियल सॉल्यूशन, समझे? ठीक है, तो यदि मुझे चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सपोज, उसका कंडीशन क्या होगा? मान लो ये मुझे निकालना है, ये हम सोच रहे हैं, ठीक है, कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन, क्या शर्त होगा। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी ये देखो कि ये तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद यानी और सॉल्यूशन चाहिए ना, तो यहाँ ध्यान रखना है कि एक तो नो सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना, कि कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। एक होगा वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन है तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देयर इज नो ब्रेक, बीच में कुछ नहीं कि 2 सॉल्यूशन 10 सॉल्यूशन 15 सॉल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ध्यान देना बात को, या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और यदि सॉल्यूशन हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो यानी यहाँ यूनिक सॉल्यूशन तो पहले से एक सॉल्यूशन 0 0 0, हम पूछ रहे हैं इसके अलावे और सॉल्यूशन चाहिए। मीन्स व्हाट? हम लोग डेफिनेटली इनफाइनाइट सॉल्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 0 0 के अलावे जो सॉल्यूशन चाह रहे हैं मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाह रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है कि सारे डेल्टास जीरो, तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तो ऑलरेडी जीरो है, यानी एक डेल्टा को ही ना जीरो होना होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो दिस इज द कंडीशन, ठीक है। देखो, हेंस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन 0 0 0, ठीक है। एंड डेल्टा भी यदि 0 हो गया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 पहले से 0 है, ठीक है ना। डेल्टा भी 0 हो गया मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, यानी 0 0 0 के अलावे भी सॉल्यूशन हो गया, दैट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा 0 होगा, डेल्टा 0 है दिया हो मीन्स नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, ठीक है, जब कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 रहे।
आई बात समझ में। तो काफ़ी लोग इन चीज़ों को है ना रट लेते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो कर दो, होता भी है 99% में होता ही, लेकिन उस चीज़ को समझ करके है ना इस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे, बात समझे। इसमें तो कितने लोग ऐसे भी कर देते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है मतलब डेल्टा को जीरो कर दो, बात खत्म, है ना। तो कहीं देखोगे ऑप्शन वगैरह में क्या रहेगा ना कि कहीं डेल्टा, जैसे डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉट इक्वल टू बी जीरो, ऐसे भी ऑप्शंस वगैरह में होगा, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, बात समझे, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे एक क्वेश्चन जरूरी श्योर है आता है जेई मेन में भी, ठीक है ना। तो इसमें एक्चुअली यही काम मैट्रिक्स में भी करना है, ठीक है, वो एक साथ यही हम लोग कर दिए इसी चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि यही सेम थिंग वहाँ भी है, ठीक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर देखो कुछ क्वेश्चंस है ना, और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। डिटरमिनेंट देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो टू वेरिएबल्स पर हम लोग आएंगे। तो एक्चुअली ये जो हम लोग किए थे ना ये वाला, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो इस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, ये सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये तो हम लोग 10th में कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये कॉन्करेंसी पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, कंसिस्टेंसी पर, ठीक है। देखो इफ़ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, ये दिया हुआ है, देख रहे हो, दो वेरिएबल एक्स वाई है और 3 इक्वेशन है ना, इज कंसिस्टेंट देन प्रूफ दैट ए बी सी आर इन एच पी। यानी ये 2 वेरिएबल 3 इक्वेशन है ना, कंसिस्टेंट मीन्स क्या कि वैसा एक्स वाई है ना वैल्यूज एग्जिस्ट करे जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, तब ना कंसिस्टेंट कहेंगे। तो यानी ये तीनों स्ट्रेट लाइन कॉन्करेंट हो ऐसे, ठीक है। तो कॉन्करेंसी का क्या कंडीशन होता है, डेल्टा जीरो, देखो कर दिए डेल्टा जीरो। डेल्टा मीन्स एक्स का कोफिशिएंट 1 1 1 1 1 1, वाई का कोफिशिएंट 4a 3b 2c 4a 3b 2c, कांस्टेंट वाला टर्म ए बी सी, चाहे माइनस ए माइनस बी माइनस सी कहो, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कंडीशन आ जाएगा, ठीक है, जहाँ से ए बी सी एच पी में कह सकोगे, क्लियर, ठीक है। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मेनली देखो हम लोग का ये क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ p एंड q, स्मॉल p स्मॉल q, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, ये देखो एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस है, ठीक है, हैज़ नंबर 1 क्या पूछ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन हो उसके लिए पी क्यू का वैल्यू बताओ। सेकंड में नो सॉल्यूशन, उसके लिए है ना ये यूनिक सॉल्यूशन हो उसके लिए पी क्यू का वैल्यू बताओ। नो सॉल्यूशन है ना, उसके लिए पी क्यू का वैल्यू बताओ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसके लिए पी क्यू का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल लेंगे, ठीक है, समझना, ठीक है। देखो डेल्टा निकाल लिए, डेल्टा ये सब तो लिख लोगे, डेल्टा लिख लिए है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, ये एक्चुअली फैक्टोराइज हो रहा है मेरा p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा 1, देखो डेल्टा 1, डेल्टा यहाँ लिख लिए हैं जानबूझ करके है ना, डेल्टा ये इतना आ गया, डेल्टा 1 लिख लोगे, ये आ जाएगा देखो p माइनस 2 4 इंटू 4q माइनस 15, डेल्टा 2 लिख लेना, ठीक है, इसको देखोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। डेल्टा 3 इसको कैलकुलेट कर लेना, p माइनस 2 आएगा, बात समझे। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 1, अब डायरेक्ट सब हम लोग लिख पाएंगे, ठीक है ना। देखो पहले
तो कहें नंबर 1 में इसको समझने के लिए कि इसको थोड़ा सा एक सेकेंड हम लोग ये लिख लें, सबका वैल्यू क्या क्या आया है ना। देखो डेल्टा आया है p - 2 q - 3, ठीक है। डेल्टा 1 आया है p - 2 4q - 15, ठीक है। डेल्टा 2 आया है 0 एंड डेल्टा 3 आया है, एक है ना जगह पर रहेगा तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। उन सबों को भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर अब ध्यान देना है, ठीक है। देखो सबसे पहले कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, यानी p और q 2 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, p 2 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, एंड q 3 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, डेल्टा नॉन जीरो होने के लिए, ठीक है। सेकंड नो सॉल्यूशन, है ना। नो सॉल्यूशन कब होगा, डेल्टा 0 होगा सबसे पहली बात, ठीक है। तो डेल्टा 0 करो, डेल्टा 0 दो केस में हो सकता है, p 2 हो और जब q 3 हो, ठीक है। बट p यदि 2 लेते हैं ना, ठीक है, तो डेल्टा 1 भी 0 हो जाएगा, डेल्टा 3 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा 2 पहले से 0 है तो सब डेल्टा 0 हो गया ना, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने लगेगा, यानी p2 नहीं होना चाहिए। तो p2 यदि नहीं रहेगा तब डेल्टा 0 होगा कैसे, तो q कारण से, है ना, यानी q डेफिनेटली 3 होना चाहिए, ठीक है। देखो q 3 होना चाहिए एंड p2 के अलावे कुछ भी रहे, क्योंकि p2 के अलावे कुछ भी रहेगा, है ना, तो ये तो नॉन जीरो होगा ना, क्यों, ठीक है। तो इसलिए ये नो सॉल्यूशन में आ गया, दिक्कत है ना नहीं। तो इसमें जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो ना, जैसे यहाँ पी क्यू 2 वेरिएबल है, 2 अननोन 2 पैरामीटर है, तो इसी तरह से डेल्टा 1 है ना, डेल्टा 2 डेल्टा 3 सबको लिख लो, ठीक है, उसके बाद क्लियर हो जाता है बात, है ना। नेक्स्ट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या करता है, सारा 0 हो, ठीक है। तो यानी p2 लेना होगा, p2 ही लेना होगा और q कुछ भी लो, है ना, q कोई भी वैल्यू ले सकते हो, कोई भी रियल वैल्यूज, और p2 तो ये हमेशा चारों डेल्टा 0 होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, है ना। बाकी देखो इम्पॉर्टेंट क्या मतलब, थोड़ा सा समझने के लिए बस, है ना। बाकी देखो इम्पॉर्टेंट तो ये सब भी है, ठीक है। जैसे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए जो पूछा जा रहा है, जैसे देखो कहो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2ax, है ना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है, हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्मॉल पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन है 0 0 0, सो फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डेल्टा मस्ट बी 0, ठीक है। क्यों कैसे वो सब हम लोग देख चुके हैं, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट 2a 1 2 2a 1 2, y का कोफिशिएंट -2, यहाँ a -2a, और यहाँ तो y है ही नहीं, देखो यही मिस्टेक होता है, ये सब थोड़ा सा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में y वाला टर्म नहीं है, मीन्स यहाँ हम लोग क्या सोच सकते हैं, 0 × y, है ना, 0 × y, तो यहाँ 0 हो जाएगा। z का कोफिशिएंट 3 2a इक्वल टू 0, अब इसको एक्सपेंड करके a का वैल्यू निकाल लोगे, हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेंड कर लेना, है ना, ये देखो a का वैल्यू आ जाएगा, है ना, 2 आ रहा है। चले चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से समझना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है एक्चुअली, है ना, इस टाइप से। देखो एक्चुअली क्वेश्चन यही है, अभी जो हम लोग किए ना क्वेश्चन नंबर 3 वही है, पूछने का तरीका अलग है, इसमें उस चीज़ पर, लैंग्वेज पर फोकस करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ x = cy + bz,
कॉमा y इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स, कॉमा z इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, वेयर एक्स वाई एंड z आर नॉट ऑल जीरो। ध्यान दो इसी बात को, है ना, नॉट ऑल जीरो। देन प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इक्वल टू 1। समझो, जैसे एक्स वाई जेड सब का सब जीरो होता है तभी ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, कोई एक भी जीरो नहीं है तो यहाँ तो वही कह दिया है नॉट ऑल जीरो, यानी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना। तो ये नॉन ट्रिवियल कहीं वर्ड है नहीं, बट कहने का इसका वही मतलब है। और ध्यान से देखो, ये तीनों होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है, जिसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे एक्चुअली, ऐसे कि पहला ये जो है ना, ठीक है, पहला उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -x, इसको इधर ले आओ, -x प्लस सी वाई प्लस बी जेड इक्वल टू 0। दूसरा वाले को लिखेंगे, दूसरा वाले को देखो, पहले x वाला लिख लिए cx, y को इधर ले गए, है ना, इधर से इधर, तो -y प्लस ए जेड इक्वल टू 0। क्यों? ठीक है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखो bx प्लस ए वाई और z उधर जाएगा माइनस में, देखो अरेंज हो गया, हो गया, ठीक है। इस तरह से लिख लेना, है ना, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है बट लिख लेना, ठीक है। तो यही देखो हम लोग आगे दिखा रहे हैं, ठीक है, क्या सॉल्यूशन में है। सिंस वन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज नॉन जीरो, क्योंकि नॉट ऑल जीरो का है ना क्वेश्चन में, ठीक है, सो देयर विल बी अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, ठीक है, सॉल्यूशन। देयरफॉर डेल्टा दिस इक्वल टू 0। डेल्टा देखो ये कैसे लिखा गया है, देखो यहाँ x का कोफिशिएंट -1 CB, C, फिर y का कोफिशिएंट आएगा C-1A, C-1A, फिर z का कोफिशिएंट BA-1, दिस इज डेल्टा, है ना। ये लिख लेना पहले, ठीक है, यहाँ पर, उसके बाद ये लिखना, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर मेरा द एंड हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। तो ये अच्छे से पहले एग्जांपल्स वगैरह, है ना, प्रॉपर्टीज़ ये सब देख करके, है ना, और फिर सीट का प्रॉब्लम्स बनाओ। हम क्वेश्चंस डिटरमिनेंट का और मैट्रिक्स का एक साथ ही अपलोड कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके।